हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्टडी विद चमन सिंह में। अब भाग 2 लेकर आ गया हूं मैं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था। अ, प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में, जो मैंने पहले भाग 1 में बताया था। तो मैंने बताया था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट भाग में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंधु घाटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में बात क्यों होती है, और इसका और पास्ट से लेके और आज के वर्तमान में लेके क्या हमारा इसको कैसे उससे सीख सकते हैं। हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की वो लोग कैसे अपना नगर नियोजन करते थे, कैसे अपना धार्मिक जीवन जीते थे, कैसे अपना जो अपना राजनीतिक जीवन जीते थे। कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, खुदाई में जो प्राप्त प्रमाण जो मिले हैं उनसे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकान में रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया है। सबसे पहले इसका जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर होती है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड जो है, कालखंड जो आपको होता है, सिंधु घाटी सभ्यता की कालखंड जो है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति का जो है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। और उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति अथवा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति जैसे कहते हैं 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। सिंधु घाटी का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक का, आगे इसके बारे में आगे को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था, भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा मांडा जो आपके जो उत्तर मांडा उत्तर में जो नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तथा पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश जो वेस्ट यूपी में है, सुत्कागेड और जो आपका पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी जो थी उसके प्रमुख स्थल क्या क्या थे, वहां से क्या क्या मिला है, और वहाँ कैसी शैली थी वहां पर रहने की, जो वहां पर लोग रहते थे। हड़प्पा सबसे पहले इसमें आता है। हड़प्पा यह स्थल जो है वर्तमान जो पाकिस्तान है आपका, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सबसे पहले उत्खनन जो और जहाँ खुदाई हुई थी यहीं पर हुई थी, यह रावी नदी के तट पर है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक जो चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी, टीले के विषय में जानकारी दी थी। और इसका यह हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई जो थी 1921 ईस्वी में श्री दयाराम शाह ने, जो भारत के ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके नेतृत्व में स्टार्ट हुई थी। यह आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी ये एग्जाम में भी आ सकता है कि दक्षिणी भाग में एक जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार साक्ष्य मिले। अन्नागार में जिसमें अन्न रखते थे, तो जिसमें अनाज रखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता खुदा में प्राप्त हुई तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस अन्नागार में छह छह की दो पंक्तियों में कुल 12 विशाल जो कक्ष है निर्मित हैं, जो बनाए गए थे उन लोगों के द्वारा। और हड़प्पा से हमें पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी, इसके इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मड़ मूर्ति निकली है। पौधे वाली मूर्ति निकली है। इससे हम समझ सकते हैं कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखा है, जिसे मातृ देवी कहा गया है। उन्हें उर्वरता की देवी भी कहा गया है। इसमें हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक अभिलेख जो मिले हैं, मोहरे जो मिली हुई है सबसे यहीं से प्राप्त हुई है। इसके आगे है एक मोहनजोदड़ो। ये थोड़ा सा थोड़ा इसके पीछे आ गया है, मैं लिख देता हूँ उस पे।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। कभी कई बार एग्जाम में ये आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ किसको कहा जाता है, तो इसमें मोहनजोदड़ो इसमें आंसर होगा। ये वर्तमान में यह भी पाकिस्तान में सिंध नरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले 1922 में राखालदास बनर्जी, आरएलडी बनर्जी के जो नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था, यहाँ पर खुदाई थी। इसी स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ जहाँ पर सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये ऐसे सड़कों समकोण पर काटती थी। यहाँ पे जो भी सड़कें जाती थी ये समकोण पे काटती थी। और नेक्स्ट इसमें जो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त जो प्रमुख अवशेष में है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जिसमें कांसे की मूर्ति वहां से मिली है। उसने एक अपना जो लेफ्ट हाथ है वो कूल्हे पर रखा हुआ है और ऐसे जैसे जैसे डांस करने की जो पोज होता है उस जो स्टाइल है उसमें वो खड़ी हुई है। मुद्रा पर जो अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति है और सूती कपड़ा अलंकार एक दाढ़ी वाला पुजारी पुजारी उसमें मिला है। जाहिर सी बात है दाढ़ी वाला कोई पुजारी ये इंगित करता है कि वहां पे पूजा का जो माध्यम था, धार्मिक अनुष्ठान का जो माध्यम था वो पुजारी के द्वारा किया जाता था, अर्थात पुरोहित द्वारा किया जाता। जो इसमें आपको ये दाढ़ी वाला पुजारी जो है उसकी जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य जो हुआ था 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल में विभिन्न प्रकार के मनके और उपकरण, मुहरे इत्यादि प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चन्हूदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था। यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। इस स्थल को सिंधी घाटी में सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है, इंडस्ट्रियल इसको सेंटर भी माना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया भी माना जाता है। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा स्थान जहां से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पे अपने ये चन्हूदड़ो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कालीबंगा। कालीबंगा का जो इसमें वर्तमान है आपके, हाँ, भारत में जो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें स्थित है। यह प्राचीन जो सरस्वती नदी जो है आज के वर्तमान में नहीं है, विलुप्त हो गई है। इस स्थल की खोज 1953 इसमें अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नाम स्थल से हमें जुते हुए खेत, एक साथ दो फसलों की बुवाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। ऐसे यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों कालीबंगा नाम स्थल से हमें जुते हुए खेतों का साक्ष्य इसे मिलता है। वहां पर खेती की जाती होगी, जाहिर सी बात है, जुते हुए खेत मिले हैं तो वहां पे खेती की जाती होगी। हो सकता है वहां पर पशुपालन भी किया जाता हो। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका ये लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री S R राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का यह एक स्थल प्रमुख बंदरगाह स्थल था। और सिंधु घाटी सभ्यता के बंदर स्थल लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा दोस्तों याद रखें, गोदीबाड़ा से कहते कि वहाँ बंदरगाह से वहां से व्यापार होने के वहां पे साक्ष्य मिले हैं। जो प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे, लेकिन वहां पर मुद्रा का अभाव वहां पर पाया जाता है। मैं आगे बताऊंगा मुद्रा का अभाव, क्योंकि वस्तु एक्सचेंज, गुड्स एक्सचेंज जिसे कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय बोला जाता है उसको। तो उसका वहां पर उसी के बेस पे व्यापार किया जाता था, जो ट्रेड होता था। लोथल से ही धान व बाजरे दोनों को साक्ष्य मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधि को साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अ, 3 युगल समाधि को साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, अर्थात
समाधि जो होती है, कपल्स जो होते हैं वो एक साथ उनको दफनाया जाता है, उनके साक्ष्य मिले हैं, वो वही समाधियां है। नेक्स्ट है आपका धोलावीरा। धोलावीरा भी वर्तमान के गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। यह यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल महानगर व मानस नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर का विभाजन तीन हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगरों का विभाजन दो हिस्सों में किया जाता है। धोलावीरा में हमें बांध तथा कृत्रिम जलाशय जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम जलाशय, आर्टिफिशियल डैम कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद है। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का जो व्यवस्था थी, सिस्टम था, वो बहुत अच्छा था, जिसे आज हम वर्तमान में उसको अप्लाई करके उसको सीख करके उससे अपन वाटर जो मैनेजमेंट है उसको कर सकते हैं। वेस्टिंग जो होता है आज के वर्तमान में आपको मालूम होगा कितना वाटर वेस्ट होता है, कितना पानी, और जल संरक्षण अभियान चल रहा है भारत सरकार की तरफ से। और इसके अलावा अन्य स्थलों में राखीगढ़ी, संघोल, रोपड़, कोटदीज इत्यादि शामिल होता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर नियोजन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगर नियोजन वहां पे देखिए, मैंने पहले बताया था सड़कें संपूर्ण पर काटती थी। इस प्रकार में नगर नियोजन का एक ग्रिड प्रारूप अर्थात अर्थात यहाँ पर जाल पद्धति पर आधारित था। जाल जैसे ये एक संपूर्ण पे काटती है, सड़कें काटती थी, ऐसे ये जाल बना हुआ होता था। तो आगे सिंधु घाटी की सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। नालियों का जाल बिछा हुआ था अर्थात नालियों के ऊपर वहां पर पत्थर रखे जाते थे, जिससे कि वाटर लॉस ना हो, उसमें जल भराव की समस्या ना हो। कि भवन निर्माण दोस्तों, भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नगर को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे। दुर्ग उसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। दुर्ग का मतलब ऊंचे पे होता था। और जो पूर्वी टीला होता था उसमें सामान्य लोग रहते थे, जिसमें आम जनता निवास करती थी, सामान्य लोग। सामान्य लोग रहते थे जिसे निचला नगर कहते थे। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी, सोशल जो उनके सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन थी, सोशल उनका पोजीशन क्या था दोस्तों। सोशल में यह समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक, मैंने पिछली बार आपको क्लास में बताया था। पितृ सत्तात्मक होता है जिसमें पुरुष प्रधान होता है, जिसमें पुरुष अपने फैसले लेता है, वही मुखिया होता है। और यहाँ पर अब बात दोस्तों आती है मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक रहा होगा। इसमें इसके इतिहासकार के अनुसार, जो हमारे इतिहासकार उन्होंने समाज के चार वर्गों में विभक्त: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे दोस्तों। ये महिलाएं और जो पुरुष थे आभूषण पहनते थे। आभूषण के ये प्रेमी थे। एक टेकल कोट से एक सोने की बाली मिली है, इस बात का प्रमाण है। टेकल कोट ये आपका कर्नाटक में है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कोलार की खान है यहाँ पर सोने की। ये बहुत बड़ी सोना की खदान है, खान है। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें उसके लोगों की आर्थिक स्थिति क्या, इकोनॉमिक उनकी पोजीशन क्या थी, क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन था उनका। आर्थिक स्थिति इनके लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज इनकी इनका इत्यादि का प्रयोग करते थे। इनकी खेती होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शुरू से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, एक साथ दो फसलें बोए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक साथ दो फसलें बोए जाने का आपको भी ज्योग्राफी में मिलता होगा।
एक साथ दो फसलें बोने से तो मिश्रित खेती बोला जाता है। इस बेस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं हर एग्जाम में, कभी कभी मिल जाता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन में यहाँ यहाँ तांबा बनाने के लिए तांबे और टीन का क्रमशः 9:1 एक के अनुपात में मिलाया जाता था, जिसमें तांबा 9 होता था और एक 9 भाग होता था और टीन का 1 भाग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पहले भी कई बार क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, अर्थात वो कांस्य के ही जो धातु थी उसी से ही परिचित थे। उन्हें तलवार जाहिर सी बात है, उन्हें तलवार बनाने के विषय में और कुछ भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। मेसोपोटामिया जो है वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहरें हैं वहां मिली, मेसोपोटामिया में मिली। मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो सिंधु घाटी में मिली, जिससे जाहिर होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छी तरीके से होता था। लेकिन नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी इतनी विकसित होने के बाद और वहां के लोग इतने समृद्ध होने के बाद और वहां पे इनकी इतनी जानकारी, उतने नॉलेजेबल होने के बाद भी वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके बारे में दोस्तों इतिहासकारों में एक राय नहीं है। इतिहासकारों की अलग अलग राय है। इसका पतन कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ, युद्ध से हुआ या इसका प्रकृति से हुआ या कोई बाढ़ से हुआ या कोई कोई प्रकृति आपदा आई जिससे हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं। विभिन्न विद्वानों को अनेक मत हैं, जिसमें अलग अलग जो विद्वान अपनी अपनी जो अपनी थ्योरी बताते हैं कि ऐसे नहीं, ये ऐसे विलुप्त हुई थी। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर, पिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था। लेकिन विभिन्न शोधों के अनुसार पर अब यह इस मत का खंडन किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी एनवायरमेंट जो डिसबैलेंस होता है, जिसमें प्रशासनिक शिथिलता, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो होता है उसकी शिथिलता, मतलब उसकी विफलता, उसका उदासीन, उसका काम के प्रति डेडिकेशन नहीं होना इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये पहले भी आ चुका है इसमें। अत्यंत विकसित सभ्यता थी, नो डाउट। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा और सटीक उत्तर नहीं दिया सकता आखिर इसका पतन कैसे हुआ होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि जो मैंने आपको प्रभाषण में बताई थी, जो आदेश या ऐतिहासिक काल में बताई थी कि वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसे में यह जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती तब तक इस अनसुलझे सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर देना जल्दबाजी होगी। ओबियसली दोस्तों, जब तक वो लिपि नहीं पढ़ी जा सकती तो इस बात का सटीक और बिल्कुल स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता कि ये सभ्यता क्यों नष्ट हुई थी, क्यों ये इसका पतन हुआ था, क्यों विलुप्त हो गई थी। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके जो हड़प्पा सभ्यता के जो थे संदव सभ्यता के स्थल थे, खोजकर्ता कौन थे और वर्तमान में कहाँ पर हैं और वहां से क्या क्या, वहां पे क्या चीजें निकली हैं। देखिए देखिए दोस्तों, वहां पर क्या क्या निकला है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले स्थल आता है हड़प्पा।
हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। जो ये कहाँ वर्तमान में आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन आ जाता है किसी एग्जाम में। आप इसको अच्छे से याद करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वहां पर मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति बनी है, और एक अन्नागार मिला है, और बैलगाड़ी भी वहां से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। पहले भी बताया था मैंने, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आ जाता है कभी कभी। दोस्तों ये आपका जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए 2022 के लिए, ये आपका सिलेबस में मेंशन है। यहाँ ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको छोड़िए नहीं, इसको पढ़िएगा जरूर अच्छे से। और एक क्वेश्चन यहाँ से में भी आ सकता है। ये 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी। वर्तमान में ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें हुआ सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसमें एक विशाल स्नानागार मिला है, और एक अन्नागार मिला है। यहाँ पर मैंने बताया था एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी जो एक कूल्हे पे हाथ रखे हुए और एक ऐसे ऐसे एक पोज बनाए हुए रखी हुई ऐसे खड़ी है। यहाँ पर पशुपति महादेव की मोहर मिली हुई है, जाहिर सी बात है ये इनके देवता रहे होंगे। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, वही दाढ़ी वाले जो मनुष्य पत्थर का पुरोहित, जिसको पुरोहित कहते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, उसकी मूर्ति मिली है वहां पे, और बुने हुए कुछ कपड़े मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुत्का गैडोर। ये स्टीन ने उनसे 1929 में खोज की थी। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और बेबुलेन के बीच इनका व्यापार का केंद्र बिंदु था। ये आपका व्यापार का केंद्र बिंदु था, यहाँ पर पाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों चनोदड़ो जो इनके खोज की थी एनजी मजूमदार 1931 में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये भी पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में। यहाँ पर मन के बनाने की दुकानें दुकानें जो थी वहां पे पाई गई हैं। बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते का एक पद चिन्ह है, पाया गया है वहां पे। नेक्स्ट है इसका दोस्तों आमरी। आमरी भी एनजी मजूमदार ने ही इनकी खोज की थी 1935 में। ये दोस्तों ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हिरन के जो प्रमाण मिले हैं, हिरन के प्रमाण मिले हुए हैं, हिरन के साक्ष्य मिले हुए हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों ये कालीबंगान आपका घोष ने इन्होंने 1953 में, और आर राव ने 1953 में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये स्थल है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल यहाँ पर मिला है, और मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा, जैसे यहाँ से व्यापार होता था, देश विदेश के लिए यहाँ से व्यापार चलता था। यहाँ चावल की भूसी पाई गई है। और लोथल गुजरात में केम्बे खाड़ी के यहाँ पर नजदीक भोगवा नदी, सॉरी ये आपका आर राव ने लोथल की खोज की थी। ये यहाँ पर घोष ने की थी, ये इसमें नहीं है, सॉरी। गुजरात में केम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के यहाँ पर क्या क्या मिला है दोस्तों? यहाँ पर आपको गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज का खेल वहां पर प्रचलित था तो वहां पर मिला है। और घोड़े की हड्डियां वहां पर मिली है। घोड़े की हड्डी से ये मालूम नहीं, तो ये संदिग्ध है। ये वहां ये अभी कभी क्वेश्चन पूछने जाए घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन वहां पर ये संदिग्ध है। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर ये प्रमाणित नहीं होता कि वहां पर घोड़े को पाला जाता था, वहां पर ये नहीं हो सकता है। ये सुरकोतदा लिखा हुआ है, ये सुरकोतदा ये लिखा हुआ है, गुजरात है। जेपी जोशी ने उनकी 1960 में 1964 में ये इसकी खोज की थी। यहाँ पर घोड़े की हड्डियां और मन के पाए गए थे। दोस्तों लोथल में ये यहाँ पर पाया गया था, सॉरी। और नेक्स्ट है दोस्तों आर एस बिष्ट ने खोज की थी बनावली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली। यहाँ पर मन के पाए गए थे,
और यहाँ पर ज्यों हड़प्पा से पूर्व यहाँ पर ये हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य पाए गए हैं। धोलावीरा, ये आर एस बिष्ट ने, इनकी भी आर एस बिष्ट ने ही खोज की थी 1985 में। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित जल निकासी प्रबंधन अ, और यहाँ पर जलकुंड, ये दोनों पाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आपको पता होगा, जो राम मंदिर का फैसला आया था वो इसी की जो रिपोर्ट थी एएसआई की, उसी की बेस पे जो फैसला आया था, तो आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उसके बारे में आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा मैं कौन सा पार्ट लेके आऊंगा। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और सॉरी, और आपके सजेशन का इसमें स्वागत है, आप अपने सजेशन दीजिएगा। थैंक यू सो मच।